विद्यार्थियों, विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम मानव शरीर के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव तंत्र प्रकृति की एक अद्भुत संरचना है जिसके तहत विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा मनुष्य अपना जीवन यापन करता है। विद्यार्थियों, मानव तंत्र के अंतर्गत हम पाचन तंत्र का, डाइजेस्टिव सिस्टम का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे और सभी प्रश्नों को मिलाकर आपको यह समझ में आ जाएगा कि पाचन तंत्र का मानव तंत्र में क्या महत्व है। पहला प्रश्न लेते हैं, पाचन तंत्र से क्या अभिप्राय है? मानव द्वारा भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेकों अंग, ग्रंथियां आदि सम्मिलित हैं, सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं। यह तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में भी देख रहे हैं, मनुष्य का पाचन तंत्र का एक चित्र बना हुआ है जिसमें हमें सभी अंग दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न लेंगे, पाचन क्रिया का क्या प्रयोजन है? क्योंकि मनुष्य के शरीर में पाचन तंत्र है तो उसका प्रयोजन क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, इसको हम समझेंगे। पाचन में भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। तो हम इस बात से समझ में आया है कि पाचन क्रिया का महत्व ये है कि हम जो भोजन के माध्यम से जो भी हमारे शरीर में पदार्थ ले रहे हैं उसको पाचन क्रिया द्वारा हमारे शरीर के लिए उपयोगी बनाया जाता है। अगला प्रश्न, पाचन तंत्र में सम्मिलित विभिन्न अंगों व ग्रंथियों के नाम बताइए। हमें जानकारी होनी चाहिए कि पाचन तंत्र कुछ छोटी संरचना नहीं है। पाचन तंत्र विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है। तो पाचन तंत्र में सम्मिलित प्रमुख अंग 7 हैं। इन 7 अंगों के नाम इस प्रकार हैं। पहला मुख, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रास नली, चौथा आमाशय, पांचवा छोटी आंत जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं, और छठा बड़ी आंत जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, और सातवां मलद्वार। ये 7 अंग मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त पाचन तंत्र में प्रमुख रूप से 3 ग्रंथियां भी सम्मिलित हैं। तीनों ग्रंथियां इस प्रकार हैं। प्रथम लार ग्रंथि, दूसरी यकृत ग्रंथि और तीसरी अग्नाशय। इस प्रकार कुल 7 अंग व 3 ग्रंथियों से मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण होता है, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में भी देख रहे हैं। प्रश्नों की कड़ी में हम अगला प्रश्न लेते हैं, जिनके माध्यम से अब हम सभी अंगों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, आहार नाल किसे कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न को हम समझेंगे। अगर हमने आहार नाल शब्द समझ लिया तो पाचन तंत्र समझने में हमको बहुत आसानी रहेगी। ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थियों और समझने का प्रयास करिए। पाचन तंत्र में सम्मिलित 7 अंग, अभी मैंने आपको पूर्व में 7 अंग बताए हैं, वो पाचन तंत्र में सम्मिलित 7 अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अभी हमने 7 अंगों की बात की थी, मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। तो मुख से लेकर मलद्वार तक पूरी संरचना, जैसा कि आप ये आरेख में भी देख रहे हैं, आपस में जुड़ी हुई है। कहीं पर भी इसमें ब्रेक नहीं होता है। जो पदार्थ मुख से लिया जाता है वो लास्ट मल द्वार के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है। तो पाचन तंत्र में सम्मिलित 7 अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं, जो मुख से शुरू होकर मल द्वार तक जाता है। यह करीब 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है। इसे पोषण नाल भी कहा जाता है। आहार नाल समझने के बाद अब हम आहार नाल के कार्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारा प्रश्न है, आहार नाल के कार्य बताइए। मुख्य रूप से आहार नाल के 3 कार्य हैं। पहला, आहार को सरलीकृत कर पचाना, दूसरा पचित आहार का अवशोषण, और तीसरा आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना। विद्यार्थियों, आहार नाल में 7 अंग आ गए हैं। 7 अंग आगे हमारे पाचन तंत्र, मुख से लेकर मल द्वार तक। तो इन सभी का मिलकर मुख्य रूप से 3 कार्य हैं। इन तीनों कार्यों को हम विस्तृत रूप से पुनः पढ़ेंगे। प्रथम कार्य था आहार को सरलीकृत कर पचाना। इसके तहत आहार नाल में पाए जाने वाली ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न पाचक रस विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोजन को सरलीकृत कर उसे शरीर द्वारा ग्रहण करने योग्य बनाते हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे एंजाइम हैं, रासायनिक क्रियाओं द्वारा वो हमारा जो भोजन मुख के माध्यम से जा रहा है उसको वो सरलीकृत करते हैं। छोटे छोटे पीस में हमारा मुख में हम जो भी डालते दांत करते हैं, शरीर में जाता है और उसको फिर ये जो एंजाइम है उसको बहुत सरलीकृत कर देते हैं और उसमें से जो उपयोगी है चीज़ें हैं वो हमारे लिए शरीर में काम में लेते हैं। दूसरा, इसमें पचित आहार का अवशोषण।
पचित भोजन रस में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, जल आदि पोषक तत्वों को आहार नाल के विभिन्न घटक विशेष कोशिकाओं की मदद से अवशोषित करते हैं। तीसरा कार्य, आहार का मुख से मलद्वार तक पहुंचना। मुख से ग्रसित भोजन अपनी लंबी यात्रा में, हमने पूर्व में पढ़ा है कि 8 से 10 मीटर तक यह आहार नाल की संरचना है, तो अपनी लंबी यात्रा में विभिन्न पेशियों के संकुचन व विस्तार से गति करता है और अंत में जो अपशिष्ट पदार्थ है वो मलद्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। विद्यार्थियों, हमने पाचन अंगों, ग्रंथियों और आहार नाल का अध्ययन कर लिया है। इसी क्रम में हम आगे चलेंगे। अब हम पाचन कार्य में मुख का क्या योगदान है, कुल 7 अंग, हम एक एक अंग को लेकर चलेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न होगा, पाचन कार्य में मुख का योगदान बताइए। उत्तर, आहार नाल का अग्रभाग, जो हमारा मुख है वो हमारे आहार नाल का अग्रभाग है, जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र में भी दिखाई दे रहा है। आहार नाल का अग्रभाग मुख से प्रारंभ होकर मुख गुहा में खुलता है। हमारा ये मुख है, यहाँ से हम प्रारंभ होकर मुख गुहा, यहाँ आपका जो नीचे गर्दन के पास का जो क्षेत्र है वो, जैसा आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं। आहार नाल का अग्रभाग मुख से प्रारंभ होकर मुख गुहा में खुलता है। मुख एक कटोरेनुमा अंग है। इसके ऊपर कठोर तथा नीचे कोमल तालु पाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं हमारा जो मुख है इसमें ऊपर के भाग, हमारे जो ऊपर का भाग है वहाँ कठोर तालु है और नीचे वहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट है जहाँ हमारी जीवान रहती है, जैसा आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं। मुख में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला जीवा, दूसरा होठ और तीसरे हमारे दांत। तीनों का अध्ययन करेंगे। जीवा पेशी निर्मित होती है। जीवा में कोई हड्डी नहीं होती है, मांसपेशी ही होती है। जीवा पेशी निर्मित होती है। जीवा मुख गुहा के पृष्ठ भाग में आधार तल से जुड़ी होती है, जैसा आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं। दूसरा भाग है होठ। मुख 2 मांसल होठों से घिरा रहता है, जो मुख को खोलने, बंद करने तथा भोजन को पकड़ने में सहायक होता है। तीसरा भाग दांत। मुख के ऊपर व नीचे के भाग में एक एक जबड़े में 16-16 दांत पाए जाते हैं। इस सांचे को, और जहाँ ये दांत फिक्स रहते हैं, इस सांचे को मसूड़ा कहते हैं। मसूड़ों व दांतों की इस स्थिति को गर्तदंती कहा जाता है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं। मानव में द्विबारदंती दंत व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें जीवन काल में 2 प्रकार के दांत, कौन से? एक तो अस्थायी, जिसको हम दूध के दांत कहते हैं, तथा दूसरे स्थायी दांत पाए जाते हैं। हम दांतों के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। हमारे मुख में जो दांत है उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं। प्रथम कृतंक, जिनको इंसिजर्स भी कहते हैं। ये सबसे आगे के दांत होते हैं, जैसा आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं। ये सबसे आगे के दांत होते हैं जो कुतरने तथा काटने का कार्य करते हैं। ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं। जो 6 माह का बच्चा होता है उसके बाद दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं। दूसरे जो प्रकार के दांत हैं वो रदनक कहलाते हैं। ये दांत भोजन को चीरने और फाड़ने के कार्य करते हैं। ये 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 2-2 होते हैं। तीसरे प्रकार के दांत, जिनको अग्र चवर्णक या प्री मोलर्स भी कहते हैं, ये भोजन चबाने में सहायक होते हैं। ये 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं तथा प्रत्येक जबड़े में 4-4 पाए जाते हैं। चौथे प्रकार के दांत, जिन्हें चवर्णक कहते हैं या मोलर्स भी कहते हैं, ये चबाने के काम में आते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6-6 पाए जाते हैं और 12 से 15 वर्ष की आयु में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। मुख की संरचना के बाद अब हम पाचन तंत्र का अगला भाग ग्रसनी, जिसे फेरिंक्स भी कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। हमारा प्रश्न होगा, पाचन कार्य में ग्रसनी का महत्व बताइए। उत्तर, मुख गुहा, जिह्वा व तालु के पिछले भाग में एक छोटी कुप्पी नुमा संरचना होती है, जैसा आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं, जिसे ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी के माध्यम से ही भोजन ग्रास नाल में व वायु श्वास नाल में जाती है। ग्रसनी की संरचना ऐसी होती है कि भोजन व वायु क्रमशः ग्रास नाल व श्वास नाल में ही जाते हैं। ग्रसनी का आकार इस प्रकार का होता है कि भोजन कभी श्वास नली में नहीं जाता और जो हमारे श्वास है वो पेट में नहीं जाती। दोनों अपने अपने क्षेत्र में ही जाते हैं। भोजन ग्रास नाल से होकर शरीर में और वायु जो है वो श्वास नाल में जाती है। ग्रसनी को पुनः
तीन भागों में बांटा गया है। प्रथम नासाग्रसनी, द्वितीय मुखग्रसनी और तीसरा कंठग्रसनी, जिसे अधोग्रसनी भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ चित्र से भी स्पष्ट है। अब हम अगला प्रश्न लेंगे, ग्रास नली का क्या कार्य है? क्योंकि हमने मुख का अध्ययन कर लिया, ग्रसनी का कर लिया, अब जो ग्रास है वो शरीर के अंदर जा रहा है, तो ग्रास नली का क्या कार्य है? उत्तर, ग्रास नली एक संकरी पेशीय नली है जो करीब 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह ग्रसनी के निचले भाग से प्रारंभ होकर उदर गुहा तक जाती है। ग्रसनी के निचले भाग से प्रारंभ हो रही है, उदर गुहा तक जाती है। इसका मुख्य कार्य भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाना है। ग्रास नली में कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां मिलती है। इन ग्रंथियों से स्रावित श्लेष्मा भोजन को लसदार या लसलसा बनाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, आमाशय का पाचन तंत्र में योगदान बताइए। उत्तर, आहार नाल का ग्रास नली से आगे का भाग आमाशय है। यह एक पेशीय जे आकार की संरचना है जो ग्रास नली व ग्रहणी के मध्य तथा उदर गुहा के बाह्य हिस्से तथा मध्य पट के पीछे स्थित होता है। इसमें 1 से 3 लीटर तक आहार रह सकता है। आमाशय के पुनः 3 भाग हैं। पहला भाग कार्डियक या जठरागम भाग, यह बायां भाग बड़ा भाग है जहां से ग्रसिका आमाशय में प्रविष्ट होती है। दूसरा भाग, जिसे जठर निर्गमी भाग भी कहते हैं, यह आमाशय का दाहिना छोटा भाग है जहां से आमाशय छोटी आंत से जुड़ा रहता है। तीसरा भाग, जिसे फंडिस भाग कहते हैं, यह उपरोक्त दोनों भाग कार्डियक व जठर निर्गमी भाग दोनों भागों के मध्य की संरचना है। आमाशय में 2 अवरोधिनी या संवरणी पेशियां होती है। दोनों के नाम इस प्रकार हैं। प्रथम भाग ग्रास नली का अवरोधनी, यह ग्रसिका व आमाशय को विभाजित करती है तथा आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रास नली व ग्रसनी में जाने से रोकती है। दूसरा भाग, जिसे जठर निर्गमी अवरोधिनी कहते हैं, यह आमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है, जैसा कि हम यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं। अब हम अगला प्रश्न लेंगे छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत का क्या कार्य है, क्या उपयोग है? उत्तर, छोटी आंत आमाशय के जठर निर्गमी भाग से शुरू होकर बड़ी आंत तक जाती है। इसकी औसत लंबाई 7 मीटर होती है। इसी भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण होता है। छोटी आंत के पुनः 3 भाग हैं। पहला, ग्रहणी, यह छोटी आंत का पहला तथा सबसे छोटा भाग है जो भोजन के रासायनिक पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा भाग, जिसे अग्र क्षुदांत्र भी कहते हैं, यह छोटी आंत का मध्य भाग है। यहाँ ग्रहणी में पाचित भोजन रस का अवशोषण किया जाता है। तीसरा भाग, जिसे क्षुदांत्र कहते हैं, यह छोटी आंत का अंतिम भाग है जो बड़ी आंत में खुलता है। यहाँ बचे हुए पोषक तत्वों का पुनः अवशोषण किया जाता है। प्रश्नों की अगली श्रृंखला में हम बड़ी आंत से संबंधित प्रश्न लेंगे। बड़ी आंत का महत्व बताइए। उत्तर, छोटी आंत का अंतिम हिस्सा क्षुदांत्र बड़ी आंत से जुड़ा होता है, जैसा कि अभी हमने पूर्व में पढ़ा था। यहाँ कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु छोटी आंत के शेष बचे अपचित भोजन में किण्वन क्रिया द्वारा पाचन करते हैं और बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल व खनिज का अवशोषण तथा अपचित भोजन मल द्वार से उत्सर्जित करना होता है। बड़ी आंत के पुनः 3 भाग हैं। पहला भाग, जिसे अधांत्र या अंध नाल भी कहते हैं, यहाँ क्षुदांत्र से आने वाले पचित आहार रस का अवशोषण होता है तथा शेष बचे अपशिष्ट को आगे बृहदांत्र में पहुंचा दिया जाता है। दूसरा भाग, जिसे बृहदांत्र कहते हैं, यह उल्टे यू के आकार की एक संरचना है जो करीब 1 से 3 मीटर लंबी नली होती है। तीसरा भाग, जिसे मलाशय कहा जाता है, यह आहार नाल का अंतिम भाग है, करीब 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर वाले भाग को गुदा नाल कहते हैं और यहीं से मल द्वार का रास्ता बाहर की ओर खुलता है और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो इसके माध्यम से हम शरीर से बाहर त्यागते हैं। शरीर के 7 अंगों का अध्ययन करने के पश्चात अब हम प्रमुख 3 पाचन ग्रंथियों का अध्ययन भी करेंगे। प्रश्न के माध्यम से करेंगे। हमारा पहला प्रश्न बनेगा इसमें कि लार ग्रंथि का कार्य बताइए। क्योंकि हमने पूर्व में पढ़ लिया है 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथि, अग्नाशय और यकृत। सबसे पहले हम लार ग्रंथि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। लार ग्रंथि मुंह में लार उत्पन्न करती है, जैसा आप यहाँ चित्र के माध्यम से देख रहे हैं।
लार का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख में पाचन शुरू करना, भोजन को चिकना व घुलनशील बनाना तथा दांतों, मुख गुहा व जीभ की सफाई करना होता है। आप यहाँ पर चित्र में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ दिखाई दे रही है। अब हम इन लार ग्रंथियों का वर्गीकरण करेंगे। लार ग्रंथियाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला है कर्णपूर्व ग्रंथि, यह गालों में पाई जाती है, जैसा आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं। दूसरा, जिसे अधोजंब लार ग्रंथि कहते हैं, यह तरल व श्लेष्मिक स्त्रावण करती है। तीसरा भाग, जिसे अधोजीवा ग्रंथि कहा जाता है, यह जीवा के नीचे पाई जाती है, जैसा आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं। हमें 3 प्रकार की ग्रंथियाँ दिखाई दे रही है। हमारा अगला प्रश्न, अग्नाशय का कार्य बताइए। उत्तर, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्त्रावी हार्मोन, इंसुलिन व ग्लूकेगॉन तथा बहिस्त्रावी अग्नाशयी रस का स्त्रावन करती है। यह ग्रंथि यकृत, ग्रसनी व तिल्ली से घिरी रहती है। इस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित एंजाइम आंतों में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं। अब हम तीसरी ग्रंथि के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा प्रश्न बनेगा, यकृत का क्या महत्व है, बताइए। उत्तर, यह यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। यकृत करीब 1 लाख छोटी षटकोणीय संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयों, जिन्हें यकृत पालिकाएं कहा जाता है, से निर्मित होता है। यह ग्रंथि पित्त का निर्माण करती है। यहाँ से पित्त पित्ताशय में जाकर संग्रहित होता है। जैसा आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं, यकृत की संरचना पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो बना हुआ पित्त है वो पित्ताशय में जाकर संग्रहित होता है। तो छात्रों, आज हमने मानव तंत्र में पाचन तंत्र का अध्ययन किया है। सार रूप में हमने ये समझा है कि पाचन तंत्र में मुख्य रूप से 7 अंग हैं और 3 ग्रंथियां हैं। आप मेरे इस वीडियो को पुनः देखिए और इसको संपूर्ण रूप से आप जब देखेंगे तो आपको पाचन तंत्र बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगली विज्ञान की कक्षा में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।